हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। रात के अंधेरे जब सभी योद्धा आराम से सो रहे थे, वहीं एक लड़का ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर विद्युत ऊर्जा का बहाव तेज था। उसके ध्यान के प्रभाव के कारण आकाश में काले बादल मंडराने लगे, तेज हवाएं चलने लगी। उसके उसके शरीर के चक्र जागृत होने लगे, जिससे ऊर्जा का बहाव और तेज हो गया। तभी एक खूबसूरत लड़की की वहां आवाज आई, विद्युत क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। जब विद्युत ने आवाज सुनी तो उसे जानी पहचानी लगी। उस वक्त आदित्य महल के पास एक बगीचे में पेड़ के नीचे ध्यान करने में लगा था। लेकिन जब विद्युत ने उस देखा, रात के दूसरा पहर होने के कारण उसे साफ नजर नहीं आया। इसलिए विद्युत ने धीमी आवाज में पूछा, एरा क्या ये तुम हो? सामने से आती उस लड़की ने सुना कि विद्युत उसे एरा समझ रहा है, तो उसे एरा से जलन महसूस हुई। सच तो ये था, वो लड़की एरा नहीं थी बल्कि वो राजकुमारी ऐश्वर्या थी। लेकिन विद्युत के इस सवाल को नजरअंदाज कर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ राजकुमारी ने कहा, मैं एरा नहीं ऐश्वर्या हूँ। इस पर विद्युत हैरान हुआ और बोला, राजकुमारी क्या कोई जरूरी काम था? अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेती। आपको रात में इस वक्त नहीं आना चाहिए। ये आपके लिए शायद भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। जब ऐश्वर्या ने ये सुना तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तो सिर्फ तुम्हें कुछ बताने के लिए आई थी। और राजकुमारी ने मन ही मन गुस्से से कहा, ये लड़का ऐसा कैसे सोच सकता है कि मैं इसके पास इसलिए आई हूँ। ये सोचते ही राजकुमारी ऐश्वर्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर उसने अपने गुस्से को शांत करते हुए सोचा कि विद्युत का सोचना भी गलत नहीं है। रात के दूसरे पहर में अगर कोई भी लड़की किसी लड़के के कमरे में जाए तो कोई भी यही समझेगा। इधर विद्युत मुस्कुराहट के साथ ऐश्वर्या को ही देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि आखिरकार ये राजकुमारी इस वक्त क्यों आई, क्योंकि वो तो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं हैं और न वो किसी ताकतवर दल से हैं। तभी माहौल की चुप्पी तोड़ते हुए राजकुमारी बोली, देखो तुम गलत मत समझना, मैं राजकुमारी हूँ, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। एक बात और, मैं इसलिए आई थी, कल हमें एक एक नक्शे का टुकड़ा दिया जाएगा। ये नक्शा पूर्वजों की गुफा में जाने का रास्ता है। अगर हम दोनों एक टीम में हो जाए तो शायद हम बाकियों को हरा सकते हैं। तभी विद्युत एक पल सोचा और फिर वो पूछने वाला ही था कि राजकुमारी को ये कैसे पता चला। लेकिन वो ये सोचकर रुक गया कि वो राजघराने की राजकुमारी है, उसके लिए ये एक आम बात है। इसलिए उसने कहा, पर पूर्वजों की गुफा में तो 10 योद्धा जा सकते हैं, फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं, इसमें मेरा क्या फायदा? इस पर राजकुमारी ने अपने गुरूर भरे अंदाज में कहा, यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कहोगे। तभी राजकुमारी ने कहा, सच तो ये है कि अगर पूर्वजों की गुफा में कालेश्वर साम्राज्य के योद्धा पहुंच गए तो हमारे पूर्वजों की गुफा का रहस्य रहस्य नहीं रहेगा। इसलिए साम्राज्य की राजकुमारी होने के कारण मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन लोगों को हराकर मुकाबले से बाहर करना चाहती हूँ, जिससे में मुकाबले के नियम भी नहीं टूटेंगे और इंद्रपुरी साम्राज्य के रहस्य भी रहस्य रहेंगे। जब विद्युत ने राजकुमारी ऐश्वर्या की बात सुनी तो एक पल के लिए वो हैरान हो गया। फिर उसने मन ही मन कहा, सच में कोई नहीं कह सकता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी चालाक लड़की हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस साम्राज्य की राजकुमारी नहीं है। जब राजकुमारी ऐश्वर्या ने देखा कि विद्युत उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो फिर से बोली, क्या तुम तैयार हो? इस पर विद्युत ने एक पल सोचा और कहा, राजकुमारी वैसे तो मैं भी इस साम्राज्य का नहीं हूँ। इसके बावजूद अगर आप मेरे पास आए हो, मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। पर इस पर राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, तुम साफ साफ कहो तुम्हें क्या चाहिए? देखो मैं इतना तो समझती हूँ कि तुम्हारे साथ लीसा, एरा और ध्रुव भी हैं जो काफी ताकतवर हैं। वे तीनों तुम पर पूरा विश्वास करते हैं। मैं मायरा, नायरा, विहान, सांभा और देवराज से बात कर चुकी, वो सभी राजी है। अगर हम सब मिलकर बाकी योद्धाओं का आसानी से सामना कर सकते हैं तो तुम क्या कहते हो? तभी विद्युत बोला, पर अगर मैं न कर दूं तो? इस पर राजकुमारी बड़ी खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, विद्युत अगर तुम न करते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बात तो तुम भी जानते हो, तुम अकेले पूर्वजों की गुफा तक नहीं पहुंच पाओगे।
अगर तुम साथ देते हो तो मैं ऐश्वर्या नागा अर्जुन वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगी। और एक साम्राज्य की राजकुमारी का वादा तो तुम जानते हो उसकी क्या कीमत है। असल में विदुर भी जानता था कि पूर्वज की गुफा में काफी रहस्यमय ताकतवर ग्रंथ और राज और नक्शे मौजूद हैं, जिनसे वो अपनी शक्तियों को और भी अधिक बढ़ा सकता है। आचार्य थामा ने विद्युत को ये बात पहले ही बता दी थी, इसलिए विद्युत ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है राजकुमारी, अब आप इतना ही कह रहे तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। ये कहकर विद्युत मुस्कुराने लगा। जब राजकुमारी ने विद्युत को मुस्कुराते देखा तो उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़का सच में कितना मतलबी है। इसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे फायदा नहीं होता है। इसके बाद वो मुड़कर वहां से जाने लगी और विद्युत भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा। अगले दिन 50 लोगों की भीड़ मैदान में खड़ी थी। उनके सामने करीब 20 ताकतवर योद्धा और बुजुर्ग खड़े थे। तभी राजा नागा अर्जुन ने आगे आते हुए कहा, आप सभी योद्धा मुकाबले के आखिरी भाग में पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ, आखिरी मुकाबले में कोई नियम नहीं है, सभी योद्धा अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुजुर्ग द्रोण आपको पूर्वजों की गुफाओं में ले जाएंगे, इसलिए आप सभी मिलाकर 10 लोगों की टीम बनाकर या अकेले अकेले भी जा सकते हैं। लेकिन एक बात आप सबको दोबारा बता दूं कि कोई भी 10 से अधिक योद्धाओं की टीम नहीं बना सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो आप मुकाबले से बाहर कर दिए जाएंगे। आप सभी को बुजुर्ग द्रोण के द्वारा एक एक नक्शे का टुकड़ा दिया जाएगा। ये टुकड़े एक नक्शे के आप सभी को अपने सामने खड़े योद्धा को हराकर नक्शे का टुकड़ा हासिल करना है। इस दौरान आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा समेत सभी बुजुर्ग आपकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस मुकाबले में आप अपने दिव्या जानवर को साथ नहीं ले जा सकते हैं। मुकाबले के दौरान आपको जंगली और जादुई खतरनाक जानवरों से मुकाबला करना होगा और बचना भी होगा। आपको इसके अतिरिक्त एक और नक्शा दिया जाएगा जिसमें आपकी शक्तियां मौजूद होंगी, जिससे आप अपने साथियों को ढूंढकर आगे बढ़ेंगे। अगर सभी को मेरी बात समझ आ गई है तो मुकाबला शुरू करते हैं। बुजुर्ग जिहान आपको उस जगह तक लेके जाएंगे जहां से पूर्वजों की गुफा जाने का रास्ता शुरू होता है। ये सुन सभी योद्धा एक दूसरे को देखने लगे और दल बनाने की बात करने लगे। इधर मुकाबले में योद्धा पूर्वजों की गुफा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, वही बहुत से ताकतवर लोग साम्राज्य की ओर बढ़ रहे थे। इनकी शक्तियां इतनी अधिक थी, कोई भी दिव्य और ताकतवर जानवर उन पर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहा था। इस वक्त साम्राज्य की सुरक्षा का जिम्मा सेनापति सुहाना का था, और वो जंगल के सीमा वाले इलाके में मौजूद थी। तभी सेनापति को शक्तियों का एहसास हुआ और वो अपनी आंख खोलते हुए अपने सामने बुजुर्गों से बोली, मुझे ताकतवर शक्तियों का एहसास हुआ है, वो आस पास हैं। इस पर पास ही बुजुर्गों ने कहा, हाँ हमें भी महसूस हो रही ये शक्तियां काफी ताकतवर, क्या हमें महान ऋतिक वेदा को बताना चाहिए। इस पर सेनापति सुहाना ने कहा, नहीं, मुझे निर्देश मिले ही कि आज सूर्य अस्त तक किसी भी तरीके के हमले से रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए हम उन लोगों को साम्राज्य में घुसने नहीं दे सकते। सभी बुजुर्गों से मेरी गुजारिश है, मुकाबले के लिए तैयार हो जाए। ये लोग मामूली योद्धा तो बिल्कुल नहीं हैं। उधर पूर्वजों की गुफा के रास्ते सभी बुजुर्ग सीमा पर खड़े थे। तभी आचार्य थामा, महान ऋतिक वेदा और नागा अर्जुन ने आगे आकर अपनी वायु, बर्फ और अग्नि मूल शक्ति का आह्वान कर सामने हमला किया, जिसे देख वहां सभी लोग चौंक गए। वे सभी हैरान हो गए। तभी एक योद्धा बोला, ये लोग क्या कर रहे, और हैरानी के साथ देखने लगा। जिस पर दूसरा योद्धा बोला, ये मूल तत्वों से बना कवच है मेरे दोस्त, हमारे दल के पास भी एक ऐसा खास कवच है जिसे हमारे महान गुरु ने बनाया है। इसे 3 उच्च स्तर के योद्धा मिलकर ही खोल सकते हैं, जिन्होंने अपने सातों चक्र जागृत कर लिए हैं। कुछ देर में उनके सामने शक्तियों से बना एक दरवाजा नजर आया और तभी बुजुर्ग द्रोण ने कहा, सबसे पहले सभी बुजुर्ग मेरे पीछे आए। इसी के साथ राजघराने से आए सभी अधेड़ उम्र के बुजुर्ग जो चुपचाप खड़े थे एक एक करके अंदर चले गए। तभी बुजुर्ग द्रोण ने एक बार फिर कहा, अगर कोई भी योद्धा पीछे हटना चाहता है तो अभी सही मौका है पीछे हटने का। एक बार आप दरवाजे के भीतर आ गए तो हम सिर्फ जिंदगी मौत के दौरान है आपकी मदद करेंगे। जो योद्धा अब भी मुकाबले में जाना चाहते हैं आगे बढ़ सकते हैं। तभी एक काली परछाई तेजी से दरवाजे पर आकर रुकी और उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है मुझसे मुकाबला करने से पहले तुम किसी और से नहीं हारोगे विधूत। ये कहकर वो परछाई बुजुर्गों की तरह शक्ति से बने द्वार में प्रवेश करते ही आंखों से ओझल हो गई।
जिसे देखकर कुछ योद्धा तो डर गए। तभी एक एक करके योद्धा उस दरवाजे में जाने लगे। एक एक करके 40 योद्धा उसमें प्रवेश कर गए। तभी एरा ने विद्युत के कंधे पर हाथ रखा जो गुस्से से दरवाजे को देख रहा था। शांत हो जाओ विद्युत, हमें चलना चाहिए। इसके साथ ही विद्युत, एरा, राजकुमारी, मायरा, नायरा, लिसा और ध्रुव भी बाकी के साथ उस दरवाजे में प्रवेश करने लगे। जिसके बाद वो तेजी से आगे जाने लगे। उस दरवाजे से घुसते ही सभी अपने आप उसके अंदर खींचे जा रहे थे। जिसे देख मायरा चिल्लाने लगी क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो कहाँ हैं। कुछ देर बाद सभी एक अंधेरे जंगल में गिरे। लेकिन विद्युत ने जब अपने आसपास देखा तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत अंधेरा है और इसलिए उसने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, राजकुमारी हम कहाँ हैं, ये कौन-सी जगह है? लेकिन उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। जब विद्युत ने देखा कि उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। विद्युत, तुम पूर्वजों की गुफा के रास्ते में हो। नक्शे के जरिए अपने साथियों को ढूंढो। जब विद्युत ने ये सुना तो वो आसपास देखने लगा क्योंकि ये आवाज तो उसके आचार्य की थी। इससे पहले विद्युत कुछ बोलता कि फिर से आवाज आई, ऐसा कुछ मत करना कि किसी को पता चले कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है। इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने साथियों को ढूंढकर इस जंगल को पार करना होगा। इसलिए विद्युत ने तुरंत अपने नक्शे में देखा जिसमें उसे 50 विदु नजर आए जो मुकाबले में भाग लेने वाले योद्धा थे। तभी विद्युत ने मन ही मन सोचा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिंदु मेरे साथियों का है। राजकुमारी भी न अधूरी जानकारी दी। उधर पहाड़ी के ऊपर हाथ में लकड़ी पकड़े एक बूढ़ी औरत जंगल की ओर देख रही थी और उस बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि अब से तुम खुद ही अपना ख्याल रखोगे। तभी 5 ताकतवर परछाए और करीब 30 से अधिक योद्धा उस पहाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। तभी उनमें से एक काले नकाब वाला व्यक्ति जो कि महज 26 साल का था पर उसकी शक्तियां किसी 8 स्तर के योद्धा से कम नहीं होगा, आगे आकर बोला, बूढ़ी माल्या अब कहाँ जाओगी बचकर? देखो मैंने आखिर तुम्हें आज पकड़ ही लिया। जब बूढ़ी माल्या ने ये सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से और नाराजगी के भाव आ गए और वो तेजी से अपने पंख फड़फड़ाते हुए नीचे काले नकाब वाले व्यक्ति के पास आई और बोली, वेताल आखिरकार तुम आ ही गए। अब जो तुमने मुझे ढूंढने की इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं वादा करती हूँ आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा किसी को मेरे बारे में बताने के लिए। ये कहते ही उस शक्तियां चारों ओर से घेरने लगी। जिसे देखकर काले नकाब वाला व्यक्ति बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकती हो? दे देखो मुझे वो बक्सा दे दो जो तुम्हारे बेटे ने मुझे दिया था, और मैं वादा करता हूँ तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगा, जिसके साथ उसके शरीर से काले रंग की शक्तियां निकलने लगी। तभी वहां तेज आवाज गूंजी, कौन हो तुम लोग? जब काले नकाब वाला इंसान और दीपमाल्या आमने सामने खड़े थे उसी वक्त एक आवाज आती, कौन हो तुम लोग? असल में ये आवाज सेनापति सुहाना की थी जो साम्राज्य में आने वाली शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही सुहाना ने देखा तो उसने पूछा, मैं इंद्रपुरी साम्राज्य की सेनापति सुहाना एक बार फिर पूछती, कौन हो तुम और साम्राज्य में आने का अपना मकसद बताओ। लेकिन वेताल ने सुहाना को नजरअंदाज करते हुए बूढ़ी माल्या से कहा, बूढ़ी माल्या तो तुमने क्या सोचा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मुझे आदिदेव के कवच का रहस्यमयी जगह का नक्शा दे दो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। जब बूढ़ी माल्या ने ये सुना, तुम पिशाच साम्राज्य के लोग, तुम लोग धोखेबाज हो, तुमने धोखे से मेरे बेटे रघुवंशी साम्राज्य के राजा को मारा और तुम चाहते मैं तुम्हें वो रहस्यमयी जगह का नक्शा दे दूं ताकि तुम इस दुनिया पर राज कर सको। तुम मुझे मूर्ख समझते हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? ये कहते ही बूढ़ी माल्या अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी को उठाकर सीधे खड़े हो जाती और एक पल में उसके हाथ में पकड़ी लकड़ी एक चांदी की तरह चमकते जिसमें से सुनहरी लाइट निकल रही थी ऐसे भाले में बदल जाती है। उसकी शरीर फिर से एक सुनहरी आभा से चमकने लगता है और उसकी शक्तियां चारों ओर फैलने लगती जिससे आसमान में काले बादल नजर आने लगते हैं। देखते ही देखते वो बादल सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं और वहां अंधेरा होने लगता है। इसके साथ बूढ़ी माल्या हवा में उड़ते हुए आकाश में आ जाती है और उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक चुड़ैल का रूप ले लेता है। अपनी शक्तियां के साथ आकाश में उड़ते हुए बूढ़ी रघुवंशी बूढ़ी माल्या खौफनाक अंदाज में कहती है, तो कौन पहले मरना चाहेगा? जैसे माल्या ने ये कहा वही उसके सामने खड़े योद्धा डर से कांपने लगे। लेकिन तभी वेताल बोला, कमाल है, सच में तुम रघुवंशी हमेशा ही मुझे अपनी शक्तियों से चौंका देते हो।
पर बूढ़ी माल्या, तुझे क्या लगा मैं इन मामूली 7 स्तर के योद्धा के भरोसे तेरे सामने आया हूँ? ये कहते ही उस काले नकाब वाले इंसान ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, जिसे देखकर उसके साथ आए योद्धा घबरा गए और उससे पीछे हटने लगे। उसके अंदर से लाल रंग का खून साफ साफ नजर आ रहा था। उसके दांत किसी जानवर की तरह थे, जैसे कोई पिशाच हो। इसी के साथ उसने अपनी शक्तियां निकली, जिससे वहां एक काले रंग का कोहरा फैलने लगा, जिससे बूढ़ी माल्या की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। साथ ही बूढ़ी माल्या ने जब ये देखा तो वो थोड़ा परेशान होने लगी और उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। तभी एक बुजुर्ग जो काफी बूढ़ा था, आगे आकर कहता है, सेनापति अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन पर हमला करना चाहिए? ये कहकर वो बुजुर्ग योद्धा सेनापति के जवाब का इंतजार करने लगा। उधर पास खड़ी सुहाना अपने सामने खड़े ताकतवर योद्धाओं को देख रही थी, जहां 5 मुझसे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा हैं, जिनकी शक्तियां का भी मैं अंदाजा नहीं लगा सकती। इसलिए उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए बोली, इसलिए अच्छा है ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जब ये लोग लड़कर जख्मी हो जाएंगे, तब हम इन लोगों पर हमला करके इनसे पता करेंगे कि ये कौन से दल से है। लेकिन एक बात तो मैं अच्छे से कह सकती हूँ, ये 3 योद्धा जो उस काले नकाब वाले योद्धा तो तीनों त्रिदेव भाई हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ, ये लोग इतने ताकतवर होने के बाद भी हमले की पहल नहीं कर रहे, मतलब वो बूढ़ी औरत भी कोई मामूली योद्धा तो बिल्कुल नहीं है। उधर इस बात से अनजान विद्युत नक्शे को देखकर अपने पास मौजूद एक बिंदु की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि बुजुर्ग द्रोण के हिसाब से जिसके पास नक्शे के टुकड़े सबसे ज्यादा होंगे वही पूर्वजों के गुफा के अंदर के नक्शे के काबिल होगा। लेकिन विद्युत कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि उसे अजीब महसूस हुआ और तभी एक योद्धा ने तेज रफ्तार के साथ मुझ पर हमला किया। उस जंगल में अंधेरे के कारण किसी के चेहरे को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, इसलिए कहीं ये उसका दोस्त न हो और अनजाने में उस पर हमला कर दिया हो। ये सोचकर विद्युत ने तेज आवाज में कहा, कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। लेकिन विद्युत की ये कोशिश बेकार थी, क्योंकि सामने वाले उस योद्धा ने अपनी पहचान बताने की बजाय अपने हाथ में पकड़ी तलवार पर शक्तियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इसलिए विद्युत ने भी कहा, अब जब तुम यही चाहते हो तो यही सही। इसलिए विद्युत ने अपनी कमर से भाले को उतार लिया। विद्युत के हाथ में भाले को पकड़ते हुए उस पर अपनी ऊर्जा भरने लगा, जिससे उसमें से एक रोशनी निकलने लगी। वही पास में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, तो क्या लगता है बुजुर्ग, ये लड़का किसका नाम विद्युत है, ये रोहन नाम के इस योद्धा से जीत पाएगा? इस पर पास खड़े बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग ये विद्युत काफी ताकतवर है, पर ये कैसे भूल सकते हैं, इसकी शक्तियों के मुताबिक इसे अभी मुकाबले का तजुर्बा बहुत कम है। लेकिन रोहन को देखकर लगता इसकी लड़ने की क्षमता बहुत अधिक है और ये अपने आसपास की जगह का बाखूब छुपने के लिए इस्तेमाल कर रहा, इसलिए यकीनन रोहन मुकाबले को जीत जाएगा। तभी रोहन, जिसकी तलवार शक्तियों से चमक रही थी, अचानक पेड़ के पीछे से निकलकर एक लड़का तेज रफ्तार में विद्युत की ओर बढ़ने लगा। जब अपनी ओर आते देख विद्युत ने उस लड़के को देखा तो वो हैरान हो गया, इसलिए उसने सामने वाले लड़के के वार से बचने के लिए अपने भाले को आगे कर दिया। जब रोहन की तलवार विद्युत की तलवार से टकराई तो रोहन के तेज रफ्तार से बनी शक्ति के कारण विद्युत कुछ कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। लेकिन विद्युत हमला करने के लिए डे से ही संभला, एक बार उसके सामने खड़ा योद्धा वहां से गायब हो चुका था, फिर से अंधेरे में छुप चुका था। ये नजारा देख पास ही छुपे बुजुर्ग में से दूसरे बुजुर्ग ने कहा, देखा, मैंने सही कहा था न, ये लड़का भेड़िए की चाल छुपकर वार करने में माहिर है। यकीन नहीं होता इस लड़के विद्युत की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि इसका सामना मुकाबले के तीसरे भाग में आते ही ऐसे शातिर योद्धा से सामना हो गया। यकीनन ये इस लड़के का सफर यही खत्म हो जाएगा। तभी दूसरा बुजुर्ग बोला, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उस लड़के विद्युत के चेहरे पर तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही, जैसे उसे इसके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वो अपनी आंख बंद करके शांत खड़ा है और हमले की तैयारी कर रहा है। ये देखकर दूसरा बुजुर्ग बोला, इसका तो एक ही मतलब है, ये हार मान चुका है और उम्मीद छोड़ चुका है। इधर विद्युत को समझ आ चुका था और मन ही मन बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त भेड़िए की युद्ध कला पर तुम गलत इंसान से टकरा गए। तभी एक बार और रोहन अपनी जगह से हमले के लिए तैयार हुआ और उसकी तलवार चमकी और जैसे ही वो सामने आया विद्युत ने अपनी आंख खोली और अपने भाले से तेज आवाज में कहा, बिजली की शक्ति, ये कहकर उसने भाला उस दिशा में फेंका। लेकिन रोहन ने अपनी तलवार से उस हमले को रोक दिया।
लेकिन हमला इतना तेज था कि वो उससे संभल पाता। तब तक विद्युत ने तेज आवाज के साथ अपनी मुट्ठी से जो सफेद रोशनी से चमक रही थी, सीधा एक और हमला रोहन पर किया। हमला इतनी तेज रफ्तार से और सटीक तरीके से किया गया था कि रोहन के पास बचने का मौका ही नहीं था, और हमले के लगते ही वो 2 मीटर दूर पीछे जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी विद्युत ने शक्ति की मदद से एक हमला करने के लिए रोहन की ओर बढ़ा। तभी रोहन ने तेज आवाज में कहा, मैं हार मानता हूँ, ये लो मेरा टुकड़ा, तुम जीते। तभी विद्युत मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, अभी तो मुझे मजा आना शुरू हुआ था और तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। इस पर जमीन पर पड़े रोहन को गुस्सा आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था क्योंकि वो पहले ही हार मान चुका था। टुकड़े को हासिल कर विद्युत ने उसे अपनी अंगूठी में रखा और आगे जाने लगा। इधर पास ही छिपे बुजुर्ग तो सामने बाजी को पलटते देख हैरान हो गए। पहले वाला बुजुर्ग बोला, मैंने कहा था न, ये लड़का विद्युत एक काबिल योद्धा है। इस पर दूसरा बुजुर्ग बोला, अपनी नजर चुराते हुए बोला, हाँ तुम सही हो, और गुस्से के साथ रोहन को देखने लगा। तभी बुजुर्ग ने कहा, चलो उसे बाहर जाने का रास्ता बताते हैं। ये कहकर दोनों बुजुर्ग रोहन की ओर जाने लगे। उधर मुकाबले के मैदान से पहाड़ी के पास वेताल ने अपने पीछे खड़े त्रिदेव भाइयों से कहा, जाओ इस बुढ़िया को खत्म कर दो। अपने लीडर की बात सुनते हुए तीनों भाई एक पल में वहां से गायब होते हुए माल्या की ओर बढ़ने लगे। उनकी शक्तियां शरीर से लगातार बाहर निकल रही थी, जिस वजह से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद विद्युत ने एक बार और नक्शे पर ध्यान दिया और उसे एक साथ 2 बिंदु चमकते नजर आए, जिसे देख उसे समझते देर नहीं लगी कि जरूर वे लोग या तो एक दल के हैं या तो उनके बीच मुकाबला हो रहा है। इसलिए विद्युत ने तेजी से उस और कदम बढ़ाए, लेकिन वो उनके नजदीक नहीं गया, बल्कि वो चमकते बिंदु के पास पहुंचते उसे अपनी शक्तियों को छुपाना शुरू कर दिया, जिससे वो देख सके और पता लगा सके कि ये किसी का बिछाया जाल तो नहीं। पर कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि 2 योद्धा आपस में लड़ रहे थे। इसलिए विद्युत ने जब गौर से देखा तो उसे पता चला कि वो उसके साथियों में से कोई भी नहीं है। इसलिए विद्युत एक के मुकाबला हारने का इंतजार करने लगा। विद्युत जानता था कि नियम के मुताबिक 2 योद्धा एक साथ मिलकर किसी एक योद्धा पर हमला नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के दल में 10 योद्धा हैं तो वो बारी बारी उसका सामना करेंगे। अगर किसी ने मिलकर ऐसा किया तो नियम के मुताबिक उन मुकाबले से बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि विद्युत ये भी जानता था कि इस बात के लिए राजघराने ने बहुत से ताकतवर बुजुर्ग को निगरानी रखने के लिए भेजा हुआ। ये बुजुर्ग काफी ताकतवर थे, जो अपनी शक्तियों को छुपाने में भी माहिर थे। तभी विद्युत ने देखा कि भाला पकड़े योद्धा के तेज वार के कारण हंटर पकड़े योद्धा को अंदरूनी जख्म पहुंचा और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसलिए उसने उस योद्धा से नक्शे का टुकड़ा हासिल कर लिया। इससे पहले वो योद्धा खुश होता कि उसके सामने तेज रफ्तार में एक परछाई आई। इस योद्धा के हाथ में बिजली की चमक के साथ चमकता हुआ भाला था। यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि खुद विद्युत था। विद्युत को देखकर सामने खड़ा योद्धा घबरा गया और वहां से भागने लगा। लेकिन पहले मुकाबले के बाद वो योद्धा काफी थक चुका था और विद्युत के एक ही वार के कारण वो जख्मी हो गया। इसलिए उसने हार मानकर अपने पास रखे नक्शे के 4 टुकड़े विद्युत को दे दिए। जब विद्युत ने ये देखा तो वो काफी खुश हुआ, क्योंकि अब उसके पास कुल मिलाकर नक्शे के 6 टुकड़े हो चुके थे। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, पर विद्युत भी साथ के साथ चौकन्ना था कि कहीं उसके साथ भी कोई योद्धा मौके का फायदा उठाकर हमला न कर दे। इसलिए विद्युत ने भी छुपने की जगह देखी और आराम करने का फैसला लिया। हालांकि विद्युत जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं था, पर अगर कोई वहां आ भी जाता तो उसे विद्युत को ढूंढने में दिक्कत होती, क्योंकि शक्ति से बने बिंदु बस यही बताते थे कि वहां पर कोई है। लेकिन अगर कोई योद्धा अपनी शक्ति पर संतुलन रखे तो किसी भी योद्धा को उसे ढूंढने में दिक्कत जरूर होगी। कुछ वक्त आराम करने के बाद विद्युत ने देखा कि नक्शे में अब 30 विदु ही बचे हैं। इसलिए विद्युत समझ गया कि अब उसे किसी का मुकाबला करने की बजाय अपने साथियों को ढूंढना चाहिए। अब तक मुकाबले से 20 योद्धा बाहर हो चुके थे, इसलिए उसने सावधानी के साथ आगे बढ़ने सही समझा। रास्ते में उसे कुछ 2 और 3 योद्धा मिले जो छुपकर इंतजार कर रहे थे। इसलिए वो सावधानी से अपना रास्ता बदलकर उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन विद्युत निकलने वाला ही था कि तभी उसने देखा कि वहां एक लड़की उसी ओर आती नजर आई। जब विद्युत ने गौर से देखा तो वो हैरान हो गया। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एरा थी। एरा के आते ही तीनों योद्धाओं ने मिलकर उसे घेर लिया।
कोई भी देखकर बता सकता था कि इन योद्धाओं के इरादे नेक तो बिल्कुल भी नहीं थे। विद्युत ने एक पल सोचा और मदद के लिए जाने वाला ही था कि तभी एरा ने तेज रफ्तार में एक योद्धा पर अपने मुक्के से हमला किया। उसके हाथ से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। एरा के ताकतवर हमले से वो योद्धा दूर जाकर गिरा। एरा की हमले की ताकत देखकर विद्युत हैरान हो गया। तभी दूसरे योद्धा ने एरा पर पीछे से हमला किया, जिस वजह से एरा उस हमले को पूरी तरह से नाकाम न कर पाने के कारण उसे चोट लगी और उसके कंधे से खून निकलने लगा। ये देख विद्युत के चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। विद्युत समझ गया ये लोग नियम के खिलाफ जाकर हमला कर रहे हैं और इसलिए विद्युत ने मदद के लिए तेज छलांग लगाकर एरा के आगे आ गया। विद्युत के सामने आते ही एरा एक पल के लिए हैरान हो गई और तभी विद्युत ने कहा, क्या तुम ठीक हो एरा? एरा ने विद्युत का सवाल सुनकर उसे मुस्कुराकर हामी में सिर हिलाकर जवाब दिया। इसके बाद विद्युत ने सामने खड़े योद्धा को गुस्से देखकर कहा कि तुम लोग ने नियम तोड़ा है। क्या तुम ये नहीं जानते कि इस मुकाबले का नियम है कि एक योद्धा से अधिक योद्धा मिलकर किसी योद्धा का मुकाबला नहीं कर सकते? तभी वह उपस्थित तीनों योद्धा हंसने लगे और उनमें से एक ने आगे आकर कहा कि हम अच्छे से नियम को जानते हैं, पर तुमने शायद बुजुर्ग की बात पर ध्यान नहीं दिया। 3 योद्धा एक साथ हमला नहीं कर सकते, पर हमने एक साथ हमला कब किया? हमने तो एक एक करके हमला किया है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। 8 उनकी बातें सुनकर विद्युत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने तेज आवाज में कहा, ठीक कहा तुमने, मैं तो ये भी भूल गया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि अब अगर मुकाबले में अगर तुम मर भी जाओ तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसा कहते वक्त उसके चेहरे पर इन योद्धाओं के लिए बेरहमी साफ साफ देखी जा सकती थी। ये कहते ही विद्युत ने अपने भाले में शक्तियां भेजनी शुरू कर दी। उसने अपनी आंख बंद कर दोनों चक्र जागृत कर दिए, साथ ही साथ उसने 40 विद्युत की ऊर्जा को भी खोल दिया, जिस वजह से उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। उसका शरीर दिव्य ऊर्जा से चमकने लगा। जब एरा ने विद्युत को देखा तो उसने हैरानी से पूछा, यकीन नहीं होता इसने अपनी शक्तियों को इस हद तक छुपा रखा है। इसका मतलब अगर मैं अपनी खास एल्वस शक्ति का इस्तेमाल न करूं तो मैं विद्युत का मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगी। यही हाल सामने खड़े योद्धाओं का था। उनके चेहरे पर परेशानी थी। तभी उनमें से एक योद्धा ने कहा, क्या ये चौथे स्तर का योद्धा है? तभी दूसरे योद्धा ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, शक्ति परीक्षण के दौरान मैंने देखा था ये सिर्फ दूसरे स्तर का योद्धा है। मुझे लगता है ये कोई शक्ति अस्त्र का हमला कर रहा है, इसलिए हमें इस पर जल्दी से मिलकर हमला करना चाहिए। इस पर तीनों योद्धा ने एक दूसरे के साथ सहमति जताते हुए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इधर जब पास ही छुपे बुजुर्गों का ध्यान उस ओर गया तो वो हैरान होते हुए बोले, शक्ति बिंदु, इसने तो दूसरे स्तर पर ही अपने 40 बिंदु खोल दिए हैं। इस हिसाब से ये अगर 4 स्तर पर पहुंच गया तो हम भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस पर हैरान होते हुए दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि क्या हमें इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ये किसी ताकतवर शक्ति अस्त्र हमले का प्रयोग करने वाला है। और हैरानी के साथ बुजुर्ग का जवाब का इंतजार करने लगा। इस पर पहले बुजुर्ग ने कहा, नहीं रुको जरा, इसकी कोई जरूरत नहीं, आखिर इन निकम्मों ने भी तो नियम तोड़ा है, इसे इनकी सजा तो मिलने दो। वैसे भी हमारे पास खास सीरम मौजूद है, अगर कोई गंभीर तौर पर जख्मी भी हो गया तो हम उसे बचा लेंगे। इसलिए देखते ये लड़का कौन सा खास हमला इस्तेमाल करता है। सच में इस छुपी शक्ति और हमले से हैरान हूँ। इस पर दूसरा बुजुर्ग बोला, वैसे मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि इसकी उम्र तक तो मैं भी 20 ही विदु खोल पाया था और ये अभी से 40 विदु खोल चुका है। इसका गुरु जरूर कोई महान योद्धा या वैद्य होगा, वरना किसी मामूली योद्धा के शिष्य के बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। विद्युत ने जब जंगल में देखा कि एरा पर 3 योद्धा मिलकर हमला कर रहे हैं, तो विद्युत तेजी से एरा को बचाने के लिए अपने ताकतवर हमले की तैयारी करने लगा। अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने के कारण विद्युत का शरीर एक तेज आभा से चमकने लगा। आकाश में बिजली के गरजने की आवाज आने लगी। चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, जिसे देख पास खड़े बुजुर्गों में से दूसरे बुजुर्ग ने कहा, कहीं ये बिजली मूल तत्व का हमला तैयार तो नहीं कर रहा? अगर ऐसा है तो कहीं ये तीनों मुसीबत में न पड़ जाए। इस पर दूसरा बुजुर्ग बोला, देखो इन लड़कों ने हार नहीं मानी, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए भाई तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? उधर जब विद्युत ने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें विद्युत शक्ति चमक रही थी। उसके शरीर से ध्यान देने पर दिखाई देता कि बिजली की छोटी छोटी तरंगें निकल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, साथियों इसे बचने का मौका मत दो, सभी एक के बाद एक इस पर हमला करो।
ये योद्धा कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा था जिसने एरा पर पीछे से हमला करके जख्मी किया था। उस योद्धा की आवाज सुनते विद्युत की आंखों में चमक नजर आने लगी और उसने अपनी शक्तियों से अपने हाथों की मदद से सील बनानी शुरू कर दी। उधर जब तीनों योद्धाओं ने जो अभी अपनी शक्ति के दूसरे स्तर पर ही थे और दो ही चक्र जागृत कर पाए थे, इस बात से अनजान थे कि विद्युत कौन सा हमला करने वाले थे। इसलिए तीनों योद्धा न विद्युत को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन विद्युत को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी एरा ने अपनी सुनहरी शक्ति को जागृत किया। इसके बाद उसने कवच कर निर्माण कर विद्युत की मदद करने के लिए आगे आना चाह, पर विद्युत ने उसे इशारे से मना कर दिया और तेज रफ्तार में अपने सीधे हाथ के योद्धा की तरफ बढ़ा और उसने अपने सामने खड़े योद्धा पर तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजला काला किया। जब उस योद्धा ने अपनी ओर आते बिजली के खंजर को देख वो समझ गया कि वो उस हमले का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने अपने साथी से मदद के लिए आवाज लगाई, भाई मेरी मदद करो, ये हमला बहुत ताकतवर, में इसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन उसके साथी दोनों योद्धा ने उसे नजरअंदाज कर दिया। इधर विद्युत का हमला सीधा उस योद्धा के सीने से टकराया और वो जमीन से रगड़ता हुआ एक बड़े पेड़ से टकराया। उसके सीने पर एक गहरा जख्म बन गया था, जिससे लगातार खून बह रहा था। हमले के दबाव के कारण उसके मुंह से भी बहुत सारा खून निकला और वो योद्धा बेहोश हो गया। जब दोनों योद्धा ने अपने सामने खड़े विद्युत के खतरनाक हमले को देखा तो वो डर से कांपने लगे। इनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए दोनों ने विद्युत से बचने के लिए अलग अलग दिशा में भागना शुरू किया। अलग अलग दिशा में अपने दुश्मनों को भागते देख विद्युत तेज रफ्तार में एक के पीछे भागा। कुछ दूर बाद विद्युत ने बेरहमी से उस पर हमला किया और उसका भी वही हाल हुआ। इसके बाद विद्युत तीसरे योद्धा की दिशा में भागा, पर विद्युत हैरान हो गया क्योंकि एरा उसके पास खड़ी थी और वो योद्धा अपनी फटे हालात में जमीन पर पड़ा खून की उल्टी कर रहा था। उसके बाद दोनों ने उनसे एक एक नक्शे का टुकड़ा हासिल किया। तभी उन्हें अपनी ओर किसी के आने की आहट महसूस हुई। इसलिए विद्युत ने कहा, कुछ लोग तेजी से इसी ओर आ रहे, अभी मेरी शक्तियां भी कम हो गई हैं, इसलिए मैं उनसे लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे इस हमले में बहुत शक्तियां खत्म हो गई हैं। विद्युत ने एरा से कहा। एरा न विद्युत की बात सोची, हालांकि वो अपनी खास एलिप्स शक्ति से एक साथ बहुत से योद्धा से लड़ सकती और अगर उसने अपने खास एल्वा धनुष की शक्ति से हमला किया तो शायद उसे युद्ध की देवी समझना गलत नहीं होगा। एरा ये बात अच्छे से समझती थी, लेकिन वो अपनी शक्तियां को किसी के सामने नहीं ला सकती थी। अगर उसने ऐसा किया तो खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेगी, क्योंकि बहुत से लोग एल्फ के शक्तिशाली तकनीक से अनजान नहीं थे। ऐसे लोगों किसी भी कीमत पर उससे उन्हें हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उसने विद्युत से धीमी आवाज में कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? और अपने बनावटी घबराए चेहरे से विद्युत को देखने लगी। लेकिन विद्युत के चेहरे पर गुस्से का भाव था और उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, हमें कहीं छुपना चाहिए। तभी झाड़ियों से चार परछाई निकलकर सामने आई। विद्युत ने अपने सामने चार परछाई को देख तेज आवाज में कहा, एरा मेरे पीछे रहना। और वो अजीब निगाह से विद्युत की ओर देखने लगी और उसने मन ही मन कहा, अगर अब किसी ने विद्युत पर हमला किया तो उसके बाद वो अपनी असली शक्ति का प्रयोग करेगी। उसके बाद चाहे कितने भी लोग उसके पीछे पड़ जाए। तभी सामने चार परछाई में से एक बोली, विद्युत तेरा क्या ये तुम हो? मैं ऐश्वर्या हूँ, हमला मत करना। जब विद्युत ने ये सुना तो उसने राहत की सांस ली और अपनी शक्तियां वापस ले ली। तभी विद्युत ने देखा कि उसके साथ खड़ी मायरा और नायरा और लीसा भी, जो बहुत ज्यादा जख्मी हालत में हैं। ये देख विद्युत तेजी से उनके पास आया और उनकी मदद करने के लिए आगे गया। पर ऐश्वर्या के साथ आई नायरा उस वक्त थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए उसने डरते हुए विद्युत से कहा, विद्युत हमें जख्मी समझकर हमला करने की कोशिश मत करना, मैं अब भी तुम्हारा सामना कर सकती हूँ। उसके चेहरे पर गुस्सा और उसकी आंखों में खौफ था। इसलिए विद्युत ने बीच में रुकते ही कहा, डरो मत, मैं तुम पर हमला नहीं कर रहा, आखिर हम सब एक दल में ही हैं। यकीन करो, वैसे भी पूर्वजों की गुफा में 10 योद्धा जा सकते हैं, इसलिए हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन विद्युत की इस बात पर भी नायरा को डे से फर्क ही नहीं पड़ा था। उसकी आंखों में एक खौफ था, डे से उसे अब किसी पर भरोसा ही नहीं था। तभी वहां एक और आवाज आई, इसका डरना और घबराना जायज है। ये आवाज एक लड़की थी। इसलिए विद्युत की नजर उस ओर गई, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि लीसा थी। लीसा को देखते ही विद्युत ने कहा, लीसा तुम यहाँ हो और तुम्हें ये चोट कैसे लगी?
तब लीसा ने बताया कि ध्रुव के साथ वे सभी मिलकर विद्युत और एरा को ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन तेजस ने हमला कर दिया। लीसा ने बताया कि वो बहुत ताकतवर है। अगर विद्युत और ऐश्वर्य के साथ आए योद्धा ने उन्हें रोका नहीं था तो शायद अब तक वो मुकाबले से बाहर हो चुके होते। जब विद्युत ने ये सुना तो उसने हैरानी से पूछा, वो कितने योद्धा के साथ हैं? इस पर ऐश्वर्य ने कहा, वो अकेला है विद्युत, और वो अकेला पूर्वजों की गुफा में जाना चाहता है। लीसा की आंखों में आंसू थे और उसने रोते रोते कहा, ध्रुव की जान खतरे में है विद्युत। लीसा ने बताया कि ध्रुव ने उनकी जान बचाने के लिए तेजस के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। उसके साथ हमारे 3 और दोस्त हैं, पर वो बहुत ताकतवर हैं। लीसा की आवाज में उदासी थी और वो रोते हुए विद्युत को सब बता रही थी। लीसा ने कहा, अगर उसे हराया नहीं गया तो वो हम सबको मुकाबले से बाहर कर देगा। इसके बाद ऐश्वर्य ने उसे गले से लगाते हुए विद्युत को बताया कि वो फिर मुकाबले के नियम के मुताबिक पूर्वजों की गुफा से में अकेले जाएगा और वो हमारी खास ग्रंथ और शक्तिशाली हथियारों की जानकारी हासिल करेगा। इसलिए मैं उसे मुकाबले में हराना चाहती थी, लेकिन उसका पिता हमारे साम्राज्य के ताकतवर दल से हैं, जिस वजह से हम उसे बिना किसी कारण मुकाबले से बाहर नहीं कर सकते। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर मैं उसके सामने बहुत कमजोर हूँ। विद्युत ने जब ये सुना तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तेजस कहाँ है? जब एरा ने ये सुना तो उसने विद्युत को रोकते हुए कहा कि तेजस बहुत ताकतवर है और तुम अभी उसका सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें उससे मुकाबला नहीं करना चाहिए। समझदारी से काम लो विद्युत, मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्तों का बदला लेना चाहते हो, पर बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत होती है। जज्बात हमेशा इंसान को कमजोर बना देते हैं विद्युत। लेकिन विद्युत ने एरा की बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और कहा, एरा तुम इन सब लोगों को लेकर जाओ यहाँ से, मैं तेजस हराकर वापस आऊंगा। लेकिन एरा के चेहरे पर चिंता थी कि जैसे वो जानती थी कि विद्युत उसे नहीं हरा पाएगा। एरा से ये बात कहकर विद्युत लीसा की बताई दिशा में तेज रफ्तार में जाने लगा। कुछ दूर तेज रफ्तार में जंगल के बीच एक परछाई आगे बढ़ रही थी। उधर साम्राज्य में भी एक खतरनाक जिंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। हालांकि ये लड़ाई एक के मुकाबले 3 की थी। ये 3 त्रिदेव भाई थे जो अपनी शक्तियों को मिलाने के बाद किसी अजय स्तर के योद्धा का भी आसानी से सामना कर सकते थे। तभी तीनों भाई ने मिलकर अपनी अग्नि, जल और वायु मूल शक्तियों को अपनी तलवार में भरना शुरू किया, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी तलवारें किसी धातु की नहीं, बल्कि अग्नि, जल और वायु से बनी हो। उस हमले की शक्ति देखकर पास खड़ी सुहाना, जो किसी एक के हारने का इंतजार कर रही थी, वो तेज आवाज में बोली, अपने शक्ति कवच कर निर्माण करो, ये हमला बहुत ताकतवर होगा और सभी 5 स्तर से कम के योद्धा पीछे हट जाओ। सेनापति सुहाना की बात सुनकर बहुत से योद्धा जो ठीक से आसमान में इकट्ठी प्राकृतिक शक्तियां देख भी नहीं पा रहे थे, वो अपनी शक्ति कम होने के कारण और हमले से बचने के लिए पीछे हटने लगे। तभी तीनों भाइयों ने एक साथ कहा, बूढ़ी औरत, हमारा ये हमला तेरी शक्तियां ही खत्म कर देगा। इस पर बूढ़ी माल्या बोली, औकात से ज्यादा जाकर आकाश पर थूकने की कोशिश कर रहे हो। बददिमाग लड़को, जब तुमने अपने 7 चक्रों को जागृत किया था तब तक मैं अपनी शक्ति के 8 स्तर को पार कर चुकी थी। अगर मुझे मारना इतना आसान होता तो इस दिव्य स्तर के योद्धा बेताल को भी तुम्हें लेकर यहाँ न आना पड़ता। अब जब तुम आ ही गए हो, आज के बाद तुम याद रखोगे, क्योंकि आज के बाद तुम त्रिदेव कहे जाने वाले भाई 2 ही रह जाओगे। ये कहकर बूढ़ी माल्या ने अपनी हाथ में पकड़े चांदी के डंडे को अपनी कमर पर रखा और अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी। इसके बाद उसके सिर के ऊपर शक्तियां इकट्ठी होनी शुरू हो गई। देखते ही देखते वो शक्तियां एक बड़े गोले का रूप लेने लगी, जिसमें से आग की किरणें निकल रही थी। उसकी चमक इतनी ज्यादा थी, उस रात के समय में कोई देखकर ऐसा लगता मानो सूरज धरती पर आ गया हो। जिसके साथ बूढ़ी माल्या ने तेजी आवाज में कहा, सूरज की शक्ति का धमाका। जिसके साथ वो बड़ा विशाल गोला आगे बढ़ते बढ़ते और बड़ा होने लगा और तीनों गोले में बदल कर तीनों त्रिदेव भाइयों की ओर बढ़ने लगा। उस हमले के बाद वहां का तापमान बढ़ने लगा और जो योद्धा पास खड़े थे उनके शरीर से पसीना टप टप करके बहने लगा। बहुत से कम स्तर के योद्धा तो उसकी रोशनी से घबराकर पीछे हटने लगे। जब पास खड़े उसे काले कपड़े वाले इंसान ने देखा तो कहा, बहुत इन रघुवंशियों से मुझे यही उम्मीद थी, ये लोग अपने हर हमले से मुझे चौंका देते हैं। जब तीनों त्रिदेव भाइयों ने अपनी ओर आते इतने खतरनाक हमले को देखा तो वो हैरान हो गए और उनकी आंख में खौफ नजर आने लगा।
और उन्हें अपने पीछे खड़े काले नकाब वाले की ओर एक नजर डरते हुए देखा और फिर अपने हमले कर दिए। एक साथ तीन आवाज आए, आग का दरिया, पानी की सुनामी और हवाई वबनदर। एक साथ तीनों हमले जब आपस में टकराए तो एक तेज धमाका हुआ, जैसे ब्रह्मांड की शक्तियां आपस में टकरा गई। तभी तीनों भाई धमाके के बहाव से लड़खड़ाते हुए पीछे हुए और उनके मुंह से थोड़ा खून निकला। तभी एक भाई ने कहा, ये बुढ़िया कितनी ताकतवर है, क्या ये एक विजय योद्धा है? तभी दूसरे भाई ने कहा, नहीं, ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। सच तो ये है कि ये हम पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं कर रही। अगर बात हमारे कबीले की नहीं होती तो हम ऐसे खतरनाक योद्धा के खिलाफ जाते ही नहीं। भाइयों, हमें कैसे भी करके इसे रोकना होगा। उधर विद्युत अपनी दादी के रहस्य से अनजान तेज रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर बाद उसे कुछ योद्धा के लड़ने की आवाज आने लगी और ताकतवर शक्तियां महसूस होने लगी, जिनमें से कुछ शक्तियां जानी पहचानी थी, जिसे देखकर विद्युत समझ गया कि उसे ज्यादा देर नहीं हुई। इधर तेजस खौफनाक तरीके से हंसते हुए बोला, ध्रुव, अब भी वक्त है, हार मानो और नक्शे का टुकड़े मुझे दे दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें जाने दूंगा। ध्रुव ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मैंने कभी हारना नहीं सीखा, माना तुम ताकतवर हो पर मुझे इतनी आसानी से हरा नहीं पाओगे। ध्रुव के शरीर पर कई जख्म थे, उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसके साथ लड़ रहे तीन योद्धा भी पहले ही हार मान चुके थे। जब तेजस ने देखा तो वो नाराज होते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें इतनी जल्दी है मरने की तो फिर मुझे मत बोलना। और भी अपने हाथ से सील बनाने लगा और उसके सील बनाते ही हवा में एक आकृति नजर आने लगी। ये आकृति एक काले भेड़िए की थी, जिसमें से काले रंग की आभा निकल रही थी। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उसके बड़े बड़े नाखून और लाल दांत नुकीले थे, जैसे वो एक पल में किसी को चीर फाड़ डाले। तेजस के इस हमले को देख ध्रुव बोला, पिशाचों का हमला, इसका मतलब ऐश्वर्या सही थी, तुम्हारे दल का उस साम्राज्य से कोई न कोई संबंध है। ये देख ध्रुव बोला, तेजस, तुम एक निहायती घटिया योद्धा हो। तुमने उन लोगों से हाथ मिलाया है जो पूरी दुनिया में तबाही लाना चाहते हैं। क्या तुम रघुवंशी दल को भूल गए? ये लोग दोस्ती के लायक नहीं हैं। जब तेजस ने ये सुना तो घृणा भरे अंदाज में कहा, तरस आता है मुझे तुम देसी योद्धाओं पर, जो असली ताकत से दूर रहकर खुद को योद्धा कहते हो। ये कहते ही तेजस ने अपने सामने शक्तियों से बने भेड़िए को कहा, जाओ इसका मुंह बंद करो। और तेजस के कहते ही वो शक्ति से बना भेड़िया तेज रफ्तार में परछाई में बदलकर गायब हो गया और ध्रुव की ओर अपनी लाल आंखों के साथ बढ़ने लगा। जैसे ही वो शक्तियां से बना भेड़िया ध्रुव के करीब पहुंच, उसने ध्रुव पर हमला करने की कोशिश की ही थी कि तभी एक धमाका हुआ और आकाश से एक गरजती चमकती बिजली उस भेड़िए पर गिरी। और वहां एक तेज धमाका हुआ, जिससे वहां एक पल के लिए सफेद और काले धुएं ने ले ली। जब कुछ पल बाद वो धुआं हटा तो ध्रुव ने देखा उसके सामने एक 15 साल का लड़का खड़ा था, जिसके हाथ में सुनहरा भाला था जो बिजली की शक्ति से चमक रहा था। उस योद्धा को देख ध्रुव ने कहा, विद्युत मेरे दोस्त, तुम आ गए। जब विद्युत ने देखा कि ध्रुव जख्मी हालत में तो उसने मुस्कुराकर कहा, माफ करना यार, वो मेरी रफ्तार थोड़ी तेज से कम है, पर अब तुम फिक्र मत करो। तुम आराम करो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। जब तेजस ने देखा उसका ताकतवर हमला नाकाम हो गया तो उसने नाराजगी भाव के साथ चिल्लाते हुए कहा, विद्युत, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है और ये मत समझना कि मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा अगर वो लड़की तुम्हारे साथ है तो। जब विद्युत ने ये सुना तो हंसते हुए कहा, लो कर लो बात, धूर, तुम्हें इसने जख्मी किया जो एक लड़की से डरता है। ऐसा कहते हुए विद्युत की आंखों में गुस्सा और चमक थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे वो तेजस का मजाक उड़ा रहा हो। जब तेजस ने ध्रुव और विद्युत को हंसते देखा तो उसके चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो एक पल में परछाई में बदलकर गायब हो गया। जब विद्युत ने ये देखा तो उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव भाई, ये तो भाग गया। विद्युत ये कह पता कि उसे अपने सिर पर तलवार से आती शक्ति का हमला महसूस हुआ। विद्युत ने हमले से बचने के लिए अपने भाले से सिर पर हो रहे हमले को रोका, लेकिन वो हमला इतना ताकतवर था कि विद्युत को उसे रोकने के लिए घुटने पर बैठना पड़ा। जब विद्युत ने तेजस के हमले को महसूस किया तो वो मन ही मन बोला, सच में ये शक्तियों और स्तर के मामले में मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं इसकी शक्तियां पता नहीं लगा पा रहा हूँ। जब पास ही बैठे ध्रुव ने विद्युत के चेहरे पर परेशानी देखी तो विद्युत से कहा, मूनलाइट शैडो से हमला करने का तरीका है विद्युत, इसकी खासियत इसकी रफ्तार है, इसलिए शायद अगर तुम्हारे पास कोई खास ताकतवर हमला नहीं है तो तुम इसका ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाओगे दोस्त। तभी ध्रुव ने कहा, इरा कहाँ है? तेजस का सामना सिर्फ वही कर सकती है दोस्त, यकीन मानो तुमने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है।
हालांकि विद्युत भी समझ चुका था वो उसका सामना नहीं कर सकता, लेकिन अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसलिए विद्युत ने अपने चेहरे पर परेशानी के भाव को शांत कर मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुव, मुझे हराना तेजस के लिए भी आसान नहीं होगा। इसके बाद विद्युत ने अपने हाथ में पकड़े भले को जमीन में गाड़ दिया और अपनी शक्ति विदु को खोलने लगा। शक्ति के विदु खुलते ही उसका शरीर चांदी के रंग की ऊर्जा से चमकने लगा और उसने अपने भाले को आकाश की ओर किया और तेज आवाज में कहा, आकाशीय बिजली का धमाका। जिसके बाद एक साथ आकाश में से कई बिजली के हमले उसके सामने जमीन पर दिख रही उस परछाई पर हुए, जो एक पल में अपनी रफ्तार से जगह बदल रहा था। तभी एक तेज दर्द से करहाने की आवाज आई और तेजस सामने नजर आया। तेजस को दर्द से करहाते देख विद्युत मुस्काने लगा, लेकिन तेजस का ऐसा हाल नहीं था। उसके शरीर से काली आभा नजर आने लगी और उसने तेज आवाज में कहा, विद्युत, तो ये है तुम्हारी असली ताकत, बहुत खूब, सच में तुमने मुझे हैरान कर दिया। लेकिन अब जब तुम अपनी ताकत दिखा ही चुके हो तो अब तुम मेरी ताकत देखो। इसके साथ उसके शरीर से दो काले बड़े पंख निकलने लगे और उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसने हवा में उड़ते उड़ते कहा, तुमने बहुत गलती कर दी। पता नहीं तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है कि दोनों राजकुमारी तुम्हारे पीछे पागल हैं। आज मैं तुम्हें हराकर ये साबित करूंगा कि तुम कितने कमजोर हो। जब विद्युत ने सुना दो राजकुमारी तो एक पल के लिए सींचने लगा, लेकिन इस वक्त तेजस के सामने होने के कारण उसने इस बात को नजरअंदाज कर पूरा ध्यान तेजस की ओर किया जो हवा में उड़ रहा था। तभी विद्युत ने कहा, ध्रुव, क्या तेजस अपने सातों चक्र जागृत कर चुका है जो ये हवा में उड़ रहा है? ऐसा कहते वक्त विद्युत के चेहरे पर घबराहट और परेशानी थी। जब ध्रुव ने विद्युत के चेहरे पर घबराहट देखी तो वो विद्युत से बोला, नहीं, ये तीसरे चक्र पर ही है, पर इसके पास एक वेतालों की खास शक्ति तकनीक है जिससे इसकी शक्तियां 10 गुना बढ़ जाती, साथ ही इसकी रफ्तार भी बढ़ जाती है। विद्युत, ऐसा कहना गलत नहीं है, अगर वो इस तकनीक का मुकाबला करे हम जैसे 4 योद्धा भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। तभी तेजस ने हंसते हुए कहा, विद्युत, तेरा खेल खत्म हुआ। जिसके साथ वो एक पल में गायब हुआ और दूसरे पल उसके सामने से एक तेज शक्ति का हमला आता नजर आया। जब विद्युत ने ये हमला देखा तो उसने अपने भाले में शक्ति भरकर आगे कर दिया। जैसे ही दोनों शक्तियां आपस में टकराई, विद्युत घिसता हुआ 10 कदम से भी ज्यादा पीछे हो गया। लेकिन तेजस पर तो जैसे भूत सवार हो गया और विद्युत पर एक के बाद एक हमले करने लगा। लेकिन विद्युत उसके हमले से बच तो रहा था, लेकिन उसके पास हमला करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। इसलिए विद्युत भी जानता था इस तरह वो जल्द ही उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी और वो बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाएगा। ध्रुव देख रहा था कि विद्युत की शक्तियां कम हो रही थी और वो धीरे धीरे ही सही पर वो इस लड़ाई को हार रहा था। इसलिए वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करने लगा जिससे समय रहते वो विद्युत की मदद कर सके। जब विद्युत ने देखा तेजस आकाश में अपने घिनौने चमकदार पंखों के साथ उड़ रहा है तो विद्युत को उससे खतरा महसूस होने लगा। इसलिए विद्युत कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन तेजस लगातार उस पर हमले करते जा रहा था। ये हमले किसी भी तरीके से मामूली तो बिल्कुल नहीं थे। तभी तेजस ने तेज आवाज में कहा, विद्युत, तू बहुत कमजोर है। तू अपनी कमजोर शक्ति के साथ यहाँ ध्रुव को बचाने के लिए कैसे आ गया? उधर पास बैठे पहले बुर्जुक ने कहा, हर ये लड़का हर बार किसी न किसी मुसीबत को क्यों मोल लेता है, अब तो हमें ही ये मुकाबला रोकना पड़ेगा। तभी हाँ, लेकिन मुकाबले में अभी भी 11 लोग बचे हैं, हम मुकाबला नहीं रोक सकते। भले ही तेजस ने 3 योद्धाओं को हरा दिया है, लेकिन अभी उनके नक्शे के टुकड़े हासिल नहीं किए हैं। तभी पहला बुजुर्ग सिर को नाराजगी से झटकते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से कोई जल्दी हार मान ले, कम से कम कोई बुरी तरह जख्मी तो नहीं होगा। मुकाबले में विद्युत की शक्तियां पहले से बहुत कम हो गई थी और उसके भाले की चमक भी कम हो गई थी। विद्युत सोच रहा था कि वो कैसे इस पर हमला करे, इसलिए उसने एक पल सोचा और वो मुस्कुराते हुए बोला, तेजस, क्या हुआ, थक गए क्या तुम? अगर ऐसा है तो आराम कर सकते हो, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। जब तेजस ने विद्युत की बात सुनी तो वो रुक गया और उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा गंभीर हुए और वो गुस्से से बोला, सच में तू इस लायक ही नहीं कि तुझसे मुकाबला करके मुझे आराम करने की जरूरत पड़े। ये कहते ही तेजस जोर जोर से हंसते हुए हवा में एक बार फिर गायब होने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी परछाई भी एक पल के लिए नजर आती। ये देख विद्युत अपने हाथों में सील बनाने लगा और आकाश में बिजली चमकने लगी। बादलों की गर्जन के साथ बारिश होने लगी। विद्युत के शरीर से लगातार शक्तियां निकलकर आकाश में जाने लगी और आकाश में एक बड़ी खंजर की आकृति बनने लगी।
उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन विद्युत जानता था कि अगर वो रुका तो उसकी शक्तियों की कमी के कारण उसकी अब तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। तभी तेज रफ्तार में आते तेजस ने मन ही मन कहा, ये शक्तियां तो बहुत ताकतवर, मुझे इसका हमला रोकना होगा। इसके साथ ही तेजस ने अपनी तलवार से 2 हमले शक्तियों के विद्युत को किए, जो सीधा जाकर विद्युत से टकराए और उसके मुंह से खून निकलने लगा। लेकिन विद्युत ने जैसे तैसे अपनी सील बनाता रहा। बस थोड़ी देर और फिर ये तैयार हो जाएगा। आकाश में खंजर की आकृति बनने लगी थी, जिस वजह से वो बेहद खतरनाक लग रहा था। अगर कोई ध्यान से देखकर कोई भी बता सकता था कि उस एक हमले में कितनी ज्यादा शक्तियां थी। जब तेजस ने देखा कि विद्युत का हमला तैयार हो गया है तो उसने अपनी शक्तियां निकालकर अपनी तलवार में इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जिस वजह से उसकी तलवार लाल रंग की हो गई और उसकी खून जैसी शक्ति से काले रंग का कोहरा निकलने लगा। लेकिन विद्युत इस बात से अनजान था, उसका शरीर सफेद पड़ने लगा। शक्तियों के लगातार निकलने से उसका शरीर कांपने लगा और वो अपने शक्तियों से बने विद्युत आकाशीय खांजे को संभाल भी नहीं पा रहा था। जब ध्रुव ने अपने सामने का नजारा देखा तो उसने चिल्लाकर कहा कि विद्युत रुक जाओ, वरना तुम गंभीर तौर पर जख्मी हो जाएंगे। लेकिन विद्युत अपने आसपास के शोर से और बातों को नजरअंदाज कर अपनी आंख खोली। उसका शरीर कांप रहा था और उसने अपनी कपटी आवाज में कहा, तेजस बहुत गुरूर है न, तुझे अपनी रफ्तार का अब बचकर दिखा मेरे इस हमले से। ये कहते ही विद्युत ने अपने भाले से इशारा करते हुए आकाशीय हमले को तेजस पर छोड़ दिया, जिसके साथ वो हमला तेजी से अपने पीछे बहुत से बिजली की तरंगों को छोड़ता हुआ तेजस की उस लाल तलवार से टकरा गया। ऐसा लग रहा था कि आकाश में बिजली से बना भाला जाकर किसी अग्नि से बनी तलवार से टकरा गया हो। तभी एक धमाका हुआ और तलवार उस विद्युत भाले का हमला बहुत अधिक शक्तिशाली था। तेजस ने मन ही मन कहा, क्या ये वही तकनीकी हमला है? लेकिन इसकी शक्तियां इतनी अधिक नहीं हैं। लेकिन मैं इस रोक नहीं पा रहा हूँ। इसकी के साथ एक तेज धमाका हुआ और तेजस के हाथ से तलवार छूटकर दूर जाकर गिरी और भला सीधे जाकर तेजस को लगा। तभी हमले के कामयाब होते ही ध्रुव ने राहत की सांस ली और मन ही मन कहा, यकीन नहीं होता इतना ताकतवर हमला विद्युत के पास था। पर विद्युत की हालत ठीक नहीं थी और वो बेहोशी और शक्ति की कमी के कारण जमीन पर गिरने वाला ही था कि उसे ध्रुव ने पकड़ लिया। तभी विद्युत ने धीमी आवाज में कहा, माफ करना दोस्त, इस बार में नाकाम रहा। ध्रुव विद्युत की बात समझता इससे पहले ही भाले के हमले से हुए कोहरे छटा और ध्रुव ने देखा कि तेजस ने वक्त रहते अपने शरीर पर शक्तियों का कवच चढ़ा लिया था। ये देख ध्रुव की आंखें फट गईं, ये एक 4 स्तर का योद्धा है, इसका मतलब इसने धोखा दिया। इसने अपनी शक्तियों को छुपा रखा था। सब कुछ जानने के बाद ध्रुव ने अपने दांत पीसते हुए नाराजगी से कहा, सच में तेजस, मुझे यकीन नहीं होता एक 4 स्तर के योद्धा को भी छुपकर मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए तेजस। जब तेजस ने सुना तो गृहणा भरी नजरों के साथ कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 4 स्तर का योद्धा मुकाबले में भाग नहीं ले सकता, और कौन यकीन करेगा तुम्हारी बात पर? मैं जानता हूँ, हमारे बीच हो रही लड़ाई के दौरान बुजुर्ग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वे भी ये साबित नहीं कर सकते कि मैं 4 स्तर का योद्धा हूँ। तुम सब मरोगे, अब अपने नक्शे मुझे दे दो। ये कहकर तेजस तेजी से विद्युत और ध्रुव की ओर बढ़ा ही था कि तभी एक तेज रोशनी उससे आकर टकराए और तेजस पीछे जाकर एक पेड़ से टकराया। पेड़ से टकराते ही उसके मुंह से बहुत सारा खून निकला और उसने खून की उल्टी कर दी। वो दर्द से करहाते हुए उठा और गुस्से से बोला, किसने मुझ पर छुपकर हमला किया? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एक खूबसूरत लड़की अपने तितली जैसे खूबसूरत सुनहरे पंखों के साथ सामने आई। उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि किसी को साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। तभी उस रोशनी से एक प्यारी आवाज सुनाई दी, लेकिन उस आवाज में एक खौफनाक धमकी थी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, विद्युत से दूर रहना। अब मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही उस सुनहरे पंखों वाली लड़की ने अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसके हाथ में एक सुनहरा धनुष नजर आने लगा। जब तेजस ने ये देखा तो उसने नाराजगी के साथ कहा, राजकुमारी एरा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम समझौते को तोड़ रही हो। तभी उस पर छाई से खौफनाक हंसने की आवाज आई, कौन एरा? मैं किसी एरा को नहीं जानती, मैं अल्प की राजकुमारी रेबेका हूँ। जब एरा ने अपनी असली पहचान बताई तो पास ही खड़े पहले बुजुर्ग ने कहा, क्या ये एक एल्ब है? हमें इसकी सूचना महाराज को देनी चाहिए। तभी दूसरा बुजुर्ग बोला,
पर हम ये कैसे साबित करेंगे? क्या आप भूल गए बुजुर्ग कि ये दोनों ही साम्राज्य के ताकतवर लोगों तक को चकमा दे चुके हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि हम समय का इंतजार करें। तभी पहले बुजुर्ग ने कहा, तुम सही कह रहे हो। बाकी बुजुर्गों को सूचित करो कि मुकाबला खत्म हुआ और इस बार के विजेता ध्रुव, इरा, विद्युत, लीसा, राजकुमारी ऐश्वर्या। इस बार के मुकाबले के परिणाम हर साल से अलग हैं और ज्यादा से ज्यादा मदद लेकर आओ। पहले बुजुर्ग की बात सुनते ही दूसरा बुजुर्ग रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। इधर जब तेजस ने देखा कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई है तो उसने वहां से भागने में समझदारी समझी और तेज रफ्तार में उड़ने लगा। क्योंकि तेजस जानता था इरा कितनी भी ताकतवर क्यों न हो पर उसकी रफ्तार का सामना नहीं कर पाएगी। अपनी आंखों से तेजस को भागते देख वो सुनहरी परछाई जो कि इरा थी, उसके पीछे सभी की नजरों से गायब हो गई। और कुछ देर बाद करीब 10 से भी ज्यादा बुजुर्ग ऐश्वर्य और बाकी सब के साथ वहां आए। तभी जब सबका ध्यान ध्रुव और तेजस पर था, इरा वहां पर पहुंची और उसने बुजुर्गों के हाथ में 22 नक्शे के टुकड़े दिए और कहा, एक सुनहरी रोशनी वाली लड़की ने उसे ये दिए हैं, ऐसा बताया। हालांकि ये सब बोलते हुए उसे अजीब लग रहा था, पर जब इरा उस तेजस के पीछे गई थी तो उसने अपना हमला उस पर कर दिया था, जिस वजह से तेजस काफी जख्मी हो गया था। तब तेजस ने उससे अपनी जान बचाने के लिए सभी नक्शे इरा को दे दिए थे। हालांकि बुजुर्ग को ये बात अजीब लगी, पर उनके पास विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए उन्हें सारी बात पर यकीन करते हुए वो नक्शे अपने पास रखे। सभी बुजुर्ग मुकाबले के खत्म होते उस जंगल से सभी योद्धाओं को बाहर ले गए। बाहर निकलते ही दोनों बुजुर्गों ने सारी बात आचार्य थामा और महान ऋतिक को बताई, लेकिन उन्होंने इस बात को फिलहाल के लिए नजरअंदाज कर दिया और बुजुर्ग द्रोण से कहा, सभी बुजुर्गों को लेकर काली पहाड़ी की सीमा पर पहुंचो। कुछ ताकतवर लोग साम्राज्य में घुस आए हैं। ये बात पास ही खड़ी ददूसी ने सुनी तो उसने भी आचार्य थामा के साथ चलने को कहा। तभी एक खूबसूरत लड़की की आवाज में कहा, यकीन नहीं होता अब ददूसी भी हमारी मदद करना चाहती हैं। कहीं इसमें तुम्हारा तो हाथ नहीं था? पर ददूसी ने तो साफ तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा, ये मुकाबला हर साम्राज्य में होता है, जिससे हर साम्राज्य के योद्धा एक दूसरे के साम्राज्य में जाकर अनुभव और ताकत के साथ अपने नए दोस्त और संबंध बना सकें, जिससे हर साम्राज्य को फायदा होता है। वाइस लीडर रोजी बानू। ये वही खूबसूरत लड़की रोजी बानू थी जो ध्रुव और बाकी योद्धाओं की तरफ से आई थी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बात को बिगड़ते देख महान ऋतिक ने कहा कि देखिए, ये हमारे साम्राज्य का अंदरूनी मामला है, इसे हम खुद निपटा लेंगे। आप अपने अपने साम्राज्य के योद्धा का ख्याल रखें। एक बात और, ये लोग चाहे किसी भी साम्राज्य से हो, अगर इन्होंने इंद्रपुरी साम्राज्य में गलत इरादों से कदम रखा है तो ये जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। इसी के साथ आकाश में दो दिव्य जानवर नजर आए और आचार्य थामा के इशारा करते ही दोनों सीवर टाइगर और यूनिकॉर्न दोनों ही काली घाटी की सीमा की तरफ निकल गए। जब ददूसी ने देखा कि सभी ने उसे नजरअंदाज करते हुए चले गए, तो उसने गुस्से से एक बार रोजी बानू को देखा और वहां से चली गई। इस पर रोजी बानू भी मुस्कुराकर बाह से जाने लगी। मुकाबले के कारण हुए जख्मी योद्धाओं को राजघराने के अस्पताल ले जाया गया, ताकि ठीक होकर पूर्वजों की गुफा में जा सके। इधर एक बूढ़ी औरत लगातार 4 योद्धा का अकेले सामना करते करते थक चुकी थी। तभी उस काले नवाब वाले ने देखा जब माल्या दीप का ध्यान मुकाबले की तरफ है तो उसने अपने शक्तिशाली हमले की छुपकर तैयारी शुरू कर दी। हालांकि माल्या दीप को पराकीर्तिक शक्तियों में बदलाव महसूस हुआ, पर उसके सामने 3-7 स्तर के योद्धा और अजय योद्धा से बचने और हमला करने में इतना समय ही नहीं मिल रहा था कि वो कहीं और ध्यान दे सके। जब सेनापति सुहाना ने उस काले नवाब वाले इंसान को धोखे से हमले की तैयारी करते देखा तो उसकी शक्तियां पर काबू नहीं रहा। इसलिए अपने साथ खड़े बुजुर्ग से तेज आवाज में कहा, क्या तुमने आचार्य थामा और ऋतिक को खबर दी? इस पर उस बुजुर्ग ने हड़बड़ाते हुए कहा, जी सेनापति सुहाना, वो निकल चुके होंगे, लगभग कुछ ही समय में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तभी एक तेज धमाका हुआ और बहुत सारे शक्ति से बने चमगादड़ तेजी से उस बूढ़ी विजय योद्धा की तरफ जाने लगे, जो सीधा उस योद्धा से टकरा गए। उनके टकराते ही उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म नजर आने लगे, जिसे देख एक बुजुर्ग ने कहा, यकीन नहीं होता ये इंसान भी एक विजय स्तर का योद्धा है और ये पिशाचों के साम्राज्य से हैं। तभी सुहाना ने चौंकते हुए कहा, बुजुर्ग, आप कैसे कह सकते हैं कि ये पिशाचों के साम्राज्य से हैं?
इस पर पास खड़े उस बुजुर्ग ने कहा, ये हमला जो दिखने में मामूली है, असल में इसका सामना वही योद्धा कर सकता जिसके पास मूल तत्व की शक्ति हो, क्योंकि इस हमले को खूनी पिशाच का हमला कहते हैं। ये हमला सिर्फ कोई पिशाच जो शक्तियों में विजय स्तर हासिल करने के बाद कर सकता है। क्योंकि मैं पिछले महायुद्ध में लड़ाई का हिस्सा रहा हूँ, सेनापति भले ही मैं एक सेनापति नहीं था, पर मैंने साम्राज्य के लिए बहुत से मुकाबले लड़े हैं, जिनमें से एक पिशाच साम्राज्य के खिलाफ भी था। वहां पर उस साम्राज्य के लीडर ने इस हमले का इस्तेमाल किया था, तब आचार्य थामा पर सील नहीं लगी थी और सभी जानते हैं कि आचार्य थामा एक मूल तत्व योद्धा थे। उस सील ने उनकी शक्तियों को बांध दिया था। अब जब ये हैवान आज यहाँ आया है तो जरूर इसके इरादे नेक नहीं हैं। वही कुछ वक्त पहले हवा में अपनी शक्तियों की मदद से उड़ती बूढ़ी माल्या उस हमले से न बच पाने के कारण वो शक्ति के बने चमगादड़ लगातार उस पर हमला करते रहे। उसकी शक्तियों के पंख की रोशनी कम होने लगी और वो जमीन पर गिरने लगी। तभी सेनापति सुहाना ने उसे बचाने की कोशिश की, पर उस वक्त वहां पर कोई भी योद्धा इस काबिल नहीं था कि उड़कर तेज रफ्तार के साथ उस बूढ़ी योद्धा को बचा सके। इसलिए उसने किसी भी हमले से तैयार रहने के लिए सभी बुजुर्गों को आदेश दिया, अगर ये लोग साम्राज्य पर हमला करते हैं तो इनसे लड़ने के लिए तैयार रहे। लेकिन तभी एक तेज हवा का बवंडर वहां आया और एक हरे रंग की सफेद रोशनी एक साथ उन शक्ति से बने चमगादड़ से टकराई। जब उस काले नकाब वाले योद्धा ने अपने हमले को रोकते देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने नाराजगी के साथ कहा, किसने इतनी हिम्मत की मेरे मुकाबले के बीच आ सके। जब आसपास खड़े उनके साथ आए और त्रिदेव भाइयों ने ये सुना तो वो भी एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उसकी आवाज में बहुत ज्यादा भयानक और कानों को चुभने वाली थी। लीजेंड सिल्वर टाइगर और दिव्य यूनिकॉर्न ने ये आवाज सुनी, जो कि एक अपनी शक्ति से किसी अजय स्तर और विजय स्तर के योद्धा का सामना कर सकते थे। तो वो तेज आवाज में लीजेंड टाइगर ने दहाड़ते हुए कहा, अगर अपनी खैरियत चाहते हो वापस लौट जाओ, वरना भले ही तुम किसी भी साम्राज्य से हो, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। जब उस काले नकाब वाले योद्धा ने अपने सामने दो दिव्य स्तर के जानवर देखे तो एक पल के लिए वो डर गया और फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो इस बार पूरी तैयारी से आया था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों मुझे मार सकते हो? मैं जानता हूँ तुम दोनों ही ताकतवर हो, पर तुम दोनों भी मेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन वो काले नवाब वाला योद्धा खुश होता ही कि उसके एक और भयानक आवाज सुनाई दी और उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी, क्योंकि महान ऋतिक वेदा और आचार्य थामा दोनों ही वहां आ चुके थे। और जब आचार्य थामा ने देखा कि बूढ़ी माल्या जमीन पर गिर रही थी तो उसने पहले उन्हें बचाकर जमीन पर लेटाया और फिर तेज आवाज में कहा, सच में भूखा, तुझे अपनी शक्तियों का घमंड इतना ज्यादा हो गया कि तुमने पूर्व महारानी माल्या द्वीप पर हमला किया। आज तुझे मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आचार्य थामा को नाराज होते देख महान ऋतिक वेदा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, अभी नहीं मित्र थामा, अभी वक्त सही नहीं, हम इससे बदला लेंगे और तुम मुझसे बेहतर जानते हो ये किसकी चाल है और ये हमला किसने करवाया है। जब आचार्य थामा ने बूढ़ी माल्या, जो कि कभी रघुवंशी साम्राज्य महारानी और पूर्व लीडर थी, उनकी जीवन और मौत की हालत में जख्मी देखा तो आचार्य थामा का चेहरा गुस्से लाल हो गया और वो काले नकाब वाले विजय स्तर योद्धा पर हमला करने वाले ही थे कि तभी महान ऋतिक वेदा ने बीच में आकर उसे रोक लिया। तभी महान ऋतिक वेदा ने तेज आवाज में पूछा, तो क्या पिशाच साम्राज्य के भोकाल मुझे अपना असली मकसद बताएंगे? आखिर उन्होंने हमारे साम्राज्य में इस तरह हमला क्यों किया? सच तो ये है कि महान ऋतिक वेदा जानते थे कि अगर आज पिशाच साम्राज्य का ताकतवर विजय योद्धा पर हमला हुआ और अगर उसे मार दिया गया तो यकीनन भविष्य में पिशाच साम्राज्य अपनी पूरी शक्ति से हमला करेगा। महान ऋतिक वेदा ये बात अच्छे से जानते थे कि सभी 10 साम्राज्य में पिशाच साम्राज्य ताकतवर साम्राज्य में दूसरे स्तर का साम्राज्य था और वही इंद्रापुरी साम्राज्य में एक ही विजय स्तर और एक अजय स्तर के ही योद्धा थे, जो कि आचार्य थामा और महान ऋतिक वेदा थे। इस तरह वो ताकतवर साम्राज्य में बहुत पीछे थे, बल्कि और देशों के मुकाबले उनका तो कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए सभी साम्राज्य ने एक महायुद्ध के बाद ताकतवर लोगों के साथ मिलकर सिद्धार्थ आश्रम के महाआचार्य वायुदेव ने एक गठबंधन किया कि अवधि देश के सभी छोटे बड़े साम्राज्य किसी पर हमला नहीं करेंगे। अगर उन्हें किसी भी देश की शक्ति, तकनीक और ग्रंथों को हासिल करना होगा तो वो इसका आदान प्रदान सहमति से करेंगे। महायुद्ध के दौरान रघुवंशी साम्राज्य के राजा और लीडर, जो कि एक मूल तत्व योद्धा थे, उन्हें कालेश्वर साम्राज्य के साथ युद्ध में मारे गए थे, जो कि वायुदेव के शिष्य थे।
जिस वजह से उन्होंने अवधी देश को इस महायुद्ध से बचाने के लिए सभी साम्राज्य के ताकतवर योद्धाओं को बुलाया और कहा अगर वो युद्ध को समाप्त कर उनका प्रस्ताव मंजूर कर लेते हैं तो हर 6 माह के बाद वो हर साम्राज्य से जीते गए योद्धाओं को अपना शिष्य बनाकर शक्ति की तकनीक सिखाएंगे। और अगर किसी ने उनके इस गठबंधन को तोड़ा तो खुद आचार्य वायुदेव जो अग्नि और जल मूल तत्व के स्तर को पार कर चुके थे, सभी देशों में ताकतवर योद्धाओं में आते थे, वो खुद उस साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। इसलिए उनकी इस चेतावनी के बाद कोई भी ऐसे योद्धा को नाराज करने की हिम्मत नहीं करना चाहता था। लेकिन एक साम्राज्य ऐसा भी था जिसका नाम था कालेश्वर साम्राज्य, जिसका लीडर कालेश्वर एक आकाश मूल तत्व योद्धा बन चुका था और उसके पास बहुत से ऐसे ताकतवर तकनीक और ग्रंथ हैं जिसके कारण खुद देव कहे जाने वाले महाआचार्य वायुदेव भी उससे थोड़ा घबराते थे और अपनी शक्ति को बढ़ाने में लगे थे। इसलिए महान ऋतिकवेदा जो सिर्फ एक विजय स्तर के योद्धा थे, वो किसी भी तरह से ऐसे ताकतवर योद्धाओं से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आचार्य थामा के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए विजय स्तर योद्धा भोकाल से पूछा, अपना यहाँ आने का मकसद बताओ। जब भोकाल ने देखा कि अब उसका राज खुल गया है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं बस अपना बदला लेना चाहता हूँ जो कि मैं ले चुका हूँ तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? इस पर आचार्य थामा ने नाराज होते हुए कहा, कैसा बदला बेगैरत भोकाल, बूढ़ी माल्या जी से तेरी क्या दुश्मनी है? लेकिन तभी महान ऋतिकवेदा ने तेज आवाज में कहा, थामा अपनी शक्ति को काबू में रखो, बेहतरी इसी में है, ये मेरा साम्राज्य है और मैं यहाँ का रक्षक और लीडर, तो फैसला भी मैं ही करूंगा। तभी महान ऋतिकवेदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है और तुमने अभी किसी की जान भी नहीं लली तो बेशक तुम यहाँ से जा सकते हो, विजय स्तर योद्धा भोकाल, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसा कहते वक्त उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लेकिन साम्राज्य के सभी बुजुर्ग समेत सेनापति सुहाना भी बहुत हैरान थी, क्योंकि सब जानते थे ये कोई बदला नहीं था, बल्कि साफ साफ देखा जा रहा था कि ये मुकाबले के दौरान छुपकर किया सोचा समझा हमला था। पर कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार आज महान ऋतिकवेदा को हुआ क्या था। पर साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धा से आखिर कौन, ये पूछने की हिम्मत कर सकता था? खुद राजघराने के राजा नागा अर्जुन की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नजर मिलाकर महान ऋतिकवेदा से सवाल कर सकें। लेकिन सभी की खामोशी तोड़ते हुए महान ऋतिकवेदा ने तेज आवाज में कहा, सेनापति सुहाना, बुजुर्ग द्रोण और बुजुर्ग सांभा, क्या आप हमारे ताकतवर दोस्त को सीमा के बाहर छोड़कर आएंगे? पर जैसे ही भोकाल के साथ आए सभी योद्धा और त्रिदेव वहां से जाने लगे, तभी महान ऋतिकवेदा ने तेज आवाज में कहा, मैंने भोकाल के साथ आए योद्धा को जाने को कहा है त्रिदेव भाइयों, तुम्हें नहीं, इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप वहीं खड़े रहो। तभी कुछ बुजुर्ग जो कि 7वें स्तर के योद्धा थे, जिनके साथ लीजेंड टाइगर ने उन्हें चारों ओर से घेर कर बंदी बना लिया। जब भोकाल ने ये देखा तो वो कुछ नहीं बोला और दांत पीसकर वहां से तेज रफ्तार में चला गया। असल में भोकाल भी जानता था कि वो अकेले ही आचार्य थामा और महान ऋतिकवेदा का सामना नहीं कर सकता था। इसलिए वो सीधा तेज रफ्तार में परछाई में बदल कर पास के काली घाटी के जंगल में चला गया। अपने लीडर को जाते देख उसके साथ आए सभी योद्धा भी तेज रफ्तार में चले गए। इसके साथ ही महान ऋतिकवेदा ने सभी बुजुर्गों से कहा, बूढ़ी माल्या को अस्पताल लेकर जाओ और उनकी जान को बचाओ। जिसके साथ ही सामने हुए खतरनाक मुकाबले के खत्म होते आसपास के सभी ताकतवर दल अपने साम्राज्य की मदद के लिए आए थे, धीरे धीरे वहां से चले गए। जब आचार्य थामा ने देखा कि सभी वहां से चले गए हैं, तभी आचार्य थामा ने नाराजगी से कहा, आज तुमने ठीक नहीं किया ऋतिकवेदा। तुम भूल गए कि कभी इस साम्राज्य को खत्म होने से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुवंशी साम्राज्य ही था, और मैं उसी साम्राज्य का रक्षक आचार्य थामा हूँ, जिसने तुम्हारे इस साम्राज्य को बचाने के लिए उस ताकतवर हमले का सामना करते हुए जख्मी हुआ था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी वक्त के साथ मतलबी हो जाओगे। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। आचार्य थामा लगातार महान ऋतिकवेदा को कोस रहे थे और उनकी शक्तियां लगातार निकलती जा रही थी कि तभी महान ऋतिकवेदा ने कहा, मेरे अजीज दोस्त, क्या तुम्हें लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ? अगर हम अभी इनको मार देते तो शायद कुछ दिन बाद हमारे सामने महाचार्य वायुदेव खड़े होते, और तुमसे बेहतर कौन जानता है, क्या तुम ये भूल गए कि तुम भी कभी मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर एक मूल तत्व योद्धा थे? जब तुम खुद उनका सामना नहीं कर पाए और उन्होंने बड़ी आसानी से तुम पर अग्नि मूल सील चढ़ा दी, तो क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगा? इस वक्त सभी साम्राज्य के ताकतवर लोग इंद्रपुरी में आए हैं, अगर हमने सबकी मौजूदगी में इनको मार दिया होता,
सभी साम्राज्य को हम पर हमला करने का बहाना मिल जाता। हम भी वैसे ही हमला करेंगे जैसे इन्होंने बूढ़ी माल्या पर किया। ये कहकर आचार्य थामा मुस्कुराने लगे। तभी आचार्य थामा ने कहा, लेकिन वो तो जा चुका है, अब हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तभी महान ऋतिक वेदा ने कहा, नहीं, मैंने दिव्य यूनिकॉर्न को रहस्यमयी तरीके से नजर रखने को कहा है। इस वक्त वो जंगल में मौजूद ही है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बेहगिरत भोकाल एक विजय स्तर का योद्धा है और तुम पिशाचों को जानते हो, ये अपनी आदत से कभी नहीं पलटते। ये बूढ़ी माल्या पर दोबारा हमला करने जरूर आएंगे, लेकिन इस बार हम उन पर हमला करके पहले ही जान से मार देंगे। तब तुम अपनी दिल की कर लेना, वादा करता हूँ मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ये कहकर महान ऋतिक वेदा खौफनाक तरीके से हंसते हुए मुस्कुराने लगे।